Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन, लेट्स गो। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। अब एज द नेम सजेस्ट, इस चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सारी डिटेल्स है फ्रॉम ए टू जेड। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, कौन से टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन क्या है, मतलब सारी की सारी चीजें अपन पढ़ने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। इस वाले चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब एनसीईआरटी में ये एक बड़ा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी में ना सब टॉपिक्स बना रखे, तो इसके अंदर सबसे पहला सब टॉपिक ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कुछ लोग जो साथ में आए हैं, पर्पस है उनका इलेक्शंस को कंटेस्ट करना है और अल्टीमेटली उनको पावर होल्ड करनी है गवर्नमेंट के अंदर। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो मेरा सबसे प्रोमिनेंट पर्पस क्या होने वाला है कि मुझे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है और अल्टीमेटली फिर मुझे जीतना है इलेक्शंस और मुझे गवर्नमेंट का पार्ट बनना है। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। हो सकता है आपने सुना है पावर शेयरिंग वाले चैप्टर के अंदर। प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव होता है कि इलेक्शन से पार्टिसिपेट करना है, जीतना है और गवर्नमेंट का पार्ट बनना है। प्रेशर ग्रुप का काम इलेक्शंस लड़के जीतना और गवर्नमेंट का पार्ट बनाना नहीं है। प्रेशर ग्रुप होते हैं वो बाहर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, या बहुत सारे केसेस में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो जाके किसी और पॉलिटिकल पार्टी को डराते या धमकाते या जो भी करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब एसेंस क्या हो गया कि बहुत सारे लोग साथ में आए इलेक्शंस कंटेस्ट करने के और अल्टीमेटली उनको पावर होल्ड करना है। ठीक है, दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अब लेट्स सपोज अगर अपन पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ही रहे तो इंडिया की बात करें तो जैसे कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, एआईटीसी हो गई, बहुत सारी पार्टीज है, बीएसपी हो गई, एसपी हो गई। इन सारी पार्टीज के अंदर ये बात तो है ही ना कि वो उस पार्टी के अंदर जितने भी मेंबर्स है, वो जो उसकी लीडरशिप है, उनकी कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होंगे जो सब लोग उनके आइडियोलॉजी से मैच करते होंगे और वो चाहते कि सोसाइटी वो इंप्लीमेंट करे फॉर द कलेक्टिव गुड। आइडियल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दे सीक टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब जैसे कि मान लो बीजेपी, तो बीजेपी ने अगर सपोज सोचा कि आर्टिकल 370 रिमूव करना है, लेकिन बीजेपी का ये सोचना कि आर्टिकल 370 रिमूव करना है वो रियलिटी ही तब होगा ना जब अल्टीमेटली वो पावर में आएगी। तो वो जो भी उनकी पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट तब करेंगे जब वो पावर में आएंगे। पावर में आने का इंडिया में तरीका क्या है, विच इज इलेक्शंस। तो उनका पर्पस ये होता है कि कैसे ना कैसे करके अपन इलेक्शंस जीतने, पावर में आना है, फिर उनकी मर्जी कि उनको फॉलो करना है या फॉलो नहीं करना अपनी आइडियोलॉजी को। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसलिए वो इन्वॉल्व भी करती है पार्टिसनशिप, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी का ही तो एक पार्ट है और सोसाइटी में पार्टिसनशिप होता ही है। नाउ पार्टिसनशिप होता क्या है, पार्टिसनशिप वर्ड आया है पार्टीशन से। अब पार्टीशन ये जो डेफिनेशन है ये तो चलो मैं बता दूंगा, आप तो बेसिक पहले ऐसे समझो लेमैन टर्म्स के अंदर। अभी मैं एक इंसान हूं, आपके लाइफ के अंदर ऐसे ना बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि भी मैं हूं या जो भी बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी चीज को लेके हमारा एक बायस होता है। एज इन कि अगर वो कोई चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है, अब कोई गलत भी वो काम कर रहा है या वो कर रही है या उससे कोई नुकसान भी हो रहा है, तो हम उसके जो गलत काम है उसको इग्नोर कर देते हैं और हम बोलते नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होता है। आपने अपने आसपास के लोगों में नोटिस किया होगा, जिन जिन लोगों को भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल पर्सन या कोई बहुत फेमस कोई इंसान है या कोई पॉपुलर लीडर है वो पसंद है, तो वो उनकी सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखते हैं और उनकी जो नेगेटिव चीज है उस पर वो ऐसे ब्लाइंड बिहेव करते हैं कि एज इफ कि ये पार्टी या ये जो इंसान है वो गलत काम ही तो कर ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पर पार्टीशन वो होता है एक पर्सन जिसका बायस्ड व्यू होता है और बैलेंस व्यू नहीं होता किसी चीज को लेके। अब वो किसी चीज को लेके एज इन वो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। इस चैप्टर के अंदर ऑब्वियसली अपन बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के लेके, तो आइडियली अगर आप ऐसे सोचो हाइंडसाइट में, एक पॉलिटिकल पार्टी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने सारे पार्टीशंस हैं। बिकॉज पार्टीशंस वो लोग हैं जो एक पार्टी को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनका कंप्लीटली बायस्ड व्यू होता है उनकी तरफ, और अगर वो पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो भी उनको नहीं समझ में आता या उनको समझ में आता है बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे ट्राई टू इग्नोर। तो पार्टीशन जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, अ ग्रुप और अ फैक्शन। फैक्शन मतलब वही अपना ग्रुप होता है। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज
सोसाइटी में फैक्शनलिज्म इंक्रीज करती है। तो फैक्शनलिज्म मींस क्या होता है कि जब आप मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हो। पार्टिसनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड द एबिलिटी टू टेक बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इश्यू। तो आपका क्या हो गया पार्टीशन, ऐसा एक इंसान जो बेसिकली किसी के लिए एक्सट्रीमली लॉयल है बट उसका जो व्यू है वो अनबायस्ड नहीं, उसका बायस्ड व्यू है। अब जो ये पार्टीशन वर्ड है आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आप पॉप कल्चर थोड़ा सा देखते हैं तो एक सीरीज आई थी कुछ सालों पहले नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है मनी हाइस्ट। उस मनी हाइस्ट का जो थीम सॉन्ग है बेला चाओ, उसके अंदर एक लाइन आती है, ओ पार्टीसानो। अब वो जो पार्टीसानो ना, वो उस टाइम पे इटली में जब आपका फैसिस्ट गवर्नमेंट थी बेनिटो मुसोलिनी की, तो उस टाइम के जो आपके कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे जिन्होंने ये बेनिटो मुसोलिनी के अगेंस्ट में फाइट करी थी, उन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को अपन बोलते थे पार्टीसन। तो इस वर्ड का ओरिजिन है वो वहां से, इटली से, ठीक है ना, वो पार्टीसानों से पार्टीसन आया है। तो मतलब आप जब किसी चीज के लिए एक्सट्रीमली लॉयल हो और पॉजिटिव हो और आपको उनकी कोई गलत चीज दिखती नहीं है। अब आइडियली एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो अपन क्लियरली क्या डिफाइन कर सकते हैं क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? बिल्कुल अपन क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस चीज के लिए स्टैंड करती है, उनकी पॉलिसीज क्या है और वो क्या सपोर्ट करते हैं और वो कौन से इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट सपोज एक पार्टी है सीपीआई, सो सीपीआई फेवर नहीं करती है कि बाहर से एफडीआई ज्यादा है, एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो बीजेपी है वो फेवर करती है कि बाहर से एफडीआई ज्यादा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप इन आइडियोलॉजी को देख के पता लगा सकते हो ना कि ठीक है बीजेपी किस चीज के लिए स्टैंड करती है और जो सीपीआई में वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जिस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, वो जिसको सपोर्ट करते हैं, वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को पता लग जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब देखो इसको ऐसे समझो, ये ट्रायंगल की तरह, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स। इसको ऐसे समझो कि एक पार्टी सक्सेसफुल होगी या सक्सेसफुल नहीं होगी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आइडियल सिनेरियो के अंदर कि वो ऐसा ट्रायंगल बने, एज इन कि उसके फॉलोअर्स बहुत सारे, उसके फिर एक्टिव मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टीज के जो उससे थोड़े से कम है और जो लीडर्स है वो और थोड़े से कम है। ये ट्रायंगल उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि पार्टी है जिसके अंदर मान लो 5,000 लोग हैं और 4,000 लोग लीडर है, एक्टिव मेंबर्स आपके और है थोड़े से कम और जो फॉलोअर्स है वो बिल्कुल ही कम है। तो एक पार्टी जितनी बड़ी पार्टी बनेगी, जितना उसका रीच होगा वो डिपेंड करेगा उसके फॉलोअर्स पे। तो लीडर्स बहुत कम, एक्टिव मेंबर्स उससे ज्यादा और फॉलोअर्स फिर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड है वो तो ऑब्वियसली। नेक्स्ट है इसके अंदर की पॉलिटिकल पार्टी के आपके फंक्शंस क्या है। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें पहला वाला था कि पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है, उसमें नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है। आइडियली अगर पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लेट सपोज इंडिया में तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनके फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर डिस्क्राइब कर रखे हैं। सबसे पहला, पार्टीज इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। बिना इलेक्शंस को कंटेस्ट करे पॉलिटिकल पार्टी कभी पावर में आ ही नहीं सकते, गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते। और ये पॉलिटिकल पार्टी बनी इसलिए थी कि उनको भैया पावर में आना है। तो देखो ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स विच आर पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब दुनिया में कोई भी कंट्री उठा के देख लो, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके कैंडिडेट्स वो नॉमिनेट करते हैं और फिर उनके बीच में लड़ाई होती है, मतलब इलेक्शंस की लिटरल फाइट नहीं, और अल्टीमेटली उनमें से कोई एक जीतता है। और डिपेंड करता है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वे, जैसे यूएसए और उसके आसपास के जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, मतलब आजकल ये यूरोप में भी स्प्रेड हो रहा है, वहां पर एक पार्टी के मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। मतलब लेट सपोज अभी यूएसए के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है, तो रिपब्लिक का आपका कैंडिडेट कौन होगा, डेमोक्रेटिक का आपका कैंडिडेट कौन होगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स और उसके सपोर्टर्स दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब अब सपोर्टर से आप मतलब पूछा जा रहा है, अब उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में। वेयरएस इंडिया और ऐसे कुछ कंट्रीज के अंदर क्या है, इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये समझ में आया? जैसे अगर मान लो बीजेपी या कांग्रेस है, कौन बीजेपी का कैंडिडेट बनेगा, कौन कांग्रेस का कैंडिडेट बनेगा, पहली बात है ये सपोर्टर से नहीं पूछा जाता है, ये पार्टी के सारे मेंबर से भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ उन पार्टीज के जो टॉप लीडरशिप है, अब मान लो वो 5 लोग हैं या वो 10 लोग हैं या वो 15 लोग हैं, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो अगर आप देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर मैं फंक्शनिंग की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज एज अ
ग्रुप बेटर वर्क कर रहे हैं यूएसए के अंदर, बिकॉज यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स को इलेक्शन मतलब नॉमिनेशन को लेके पार्टिसिपेशन ज्यादा है। इंडिया जैसे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को लेके पार्टिसिपेशन कम है, सिर्फ वो 5-10 लोग जो लीडरशिप है वही डिसाइड कर रही है किसको टिकट मिलेगा। जबकि यूएसए उसके जैसे बहुत सारे कंट्री में सपोर्टर्स का और सारे के सारे मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है कि कैंडिडेट कौन बनेगा। तो ये थोड़ा सा बेटर है यूएसए वाला जो सिस्टम है कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का। नेक्स्ट है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब इसको ऐसे समझो, बिकॉज इंडिया जैसा बड़ा कंट्री है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री लो सॉरी, उसमें इतने सारे ओपिनियंस है, इतने सारे लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको कोई एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो ये डिफरेंट डिफरेंट मल्टीट्यूड ऑफ व्यूज है इसको कलेक्ट करके एक तरफ वो प्रोजेक्ट करे। जैसे कि आप देख लो ना, इंडिया कितना बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, तो पॉलिटिकल पार्टीज वो रोल प्ले करती है कि ये मान लो कि कोई है ना डिफरेंट डिफरेंट लेट सपोज 100 डिमांड्स है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का वो रोल है कि उन 100 डिमांड्स को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके लेट सपोज 50 में आया, फिर उसमें से सेलेक्ट करके 25 है, फिर उनको लगा अच्छा ठीक है उन 100 में से जो 25 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन करते हैं। So party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports। जैसे अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा इशू है तो ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी। जैसा मान लो कि आपका हो गया क्लाइमेट चेंज, या मान लो हो गया आपका कि रिड्यूसिंग क्राइम, या हो गया आपका रिवर्सिंग रिवर पोल्यूशन, तो मतलब ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी, उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि वो चूज करेगी कि अपन को कौन सी पॉलिसी की तरफ प्रमोट करना और कौन सी पॉलिसी की अपन को बात नहीं करनी है। तो इन शॉर्ट जितने भी आपके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही जाते हैं। और अल्टीमेटली अ गवर्नमेंट is expected to base its policies on the line taken by the ruling party। अब कंफ्यूज मत होना, मैं अभी जैसे बोलता हूं, जैसे लेट सपोज लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो व्हेन पीपल आर सेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट पार्टी है जिसके पास मैक्सिमम सीट्स है वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी। दैट मीन्स व्हेन वी आर सेइंग कि गवर्नमेंट ये कर रही है गवर्नमेंट वो कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो जो गवर्नमेंट है जिसके अंदर और भी पार्टीज है, बिकॉज इट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, इस बार तो कि वो जो गवर्नमेंट है वो वाला स्टैंड ले रही है जो बीजेपी का स्टैंड है। समझ में आया? जैसे कि 2004 से लेकर 2014 की अगर हम बात करें, जब आपकी यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो उस टाइम पे कांग्रेस का अलायंस था, तो जो कांग्रेस का पार्टी लाइन थी, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, वो गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, क्या होगा, कितनी वैकेंसी निकलेगी, क्या स्कीम निकलेगी, रिजर्वेशन, जो भी गवर्नमेंट करती है वो सब डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी गवर्नमेंट है। दो तरीके की पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी इस केस के अंदर, और जो सेकंड नंबर पे आती है, जो हार गई है ऑब्वियसली इलेक्शन, वो हो गई आपकी अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का खुद का और रोल है। अपोजिशन पार्टी का रोल है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, उसको गवर्नमेंट के सामने रखना, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उन पे बेसिकली चेक रखना कि उनको ऐसा लगे कि कोई हमें बोलने वाला नहीं है और हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली रोल ऑफ अपोजिशन है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए उनको बार बार अपोज करना, मतलब उनको एक्टिव रखना ऑन देयर टोज कि अरे काम करना है भैया, ऐसे फ्री में नहीं बैठ सकते आप। नेक्स्ट है मेक लॉस। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जनरली जो लॉ बनाता है वो कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। बट सिंस most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinion। अब देखो सिंपल सी बात है, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है दैट इज हमारा ये संसद भवन, उसके अंदर लोकसभा है, उसके अंदर मान लो आपके मतलब मान लो क्या है ही 543 मेंबर्स है। अब इन 543 मेंबर्स में से जो आपके मैक्सिमम मेंबर्स है वो आपके बीजेपी के, गवर्नमेंट भी आपकी किसकी बनी हुई एक तरीके से बीजेपी की, मतलब बीजेपी की एज इन कि सबसे ज़्यादा सीट्स बीजेपी के पास है। इसमें ऑब्वियसली आपकी टीडीपी भी है, इसमें एआईटीसी भी है, इसमें बीएसपी भी है, एसपी भी है, और भी बहुत सारी पार्टीज बैठी हुई है पार्लियामेंट के अंदर। बट जो मैक्सिमम सीट्स है वो किसकी? मैक्सिमम सीट्स है यहाँ पर बीजेपी की। तो जस्ट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ पार्टी जिसका नाम है बीजेपी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी लीडरशिप ने मुझे बोला है कि ठीक है ये बिल पास करना है और आपको यस देना है, तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन लेके मैं नो में वोट नहीं कर सकता। अगर पार्टी लीडरशिप ने बोला है कि अगर आपको आंसर सपोर्ट में करना है तो आपको आंसर सपोर्ट में ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो आउटसाइड योर पार्टी लीडरशिप। और अगर आप अपने पार्टी लीडरशिप की बात नहीं मानते हो और अगर आप उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडरशिप होती है वो आपको पनिश भी करते हैं। वो पनिश कितना भी ड्रास्टिक हो सकता है, आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं, या मान लो आपको मिनिस्ट्री दे रहे कि आपसे मिनिस्ट्री छीन सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। तो कंप्लीटली अब पार्टी का डोमिनेशन है। सो बेसिकली जो लेजिस्लेचर है
वो आपका पार्लियामेंट है। तो ऑब्वियसली वी विल से कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, बट पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए 543 वो सारे के सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स नहीं है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम। और वो जो मैक्सिमम ऑफ देम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो अपना पर्सनल वोटिंग नहीं कर सकते, उनको वही वाली वोटिंग करनी पड़ेगी जो उनको पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने बोली है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है द फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि अभी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट चलाता कौन है? गवर्नमेंट वही तो चलाता है जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। सो गवर्नमेंट चलाता पॉलिटिकल पार्टी है, जो हार जाती है वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, अब जो पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद में आपको उन्हीं क्या नाम है, उन्हीं एमपीज या उन्हीं एमएलएस में से आपको मिनिस्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है और उसको फिर वो रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है और उनको मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। सिंपल सी बात है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी ने जब गवर्नमेंट बनाई तो फिर बीजेपी ने चूज किया कि ठीक है, इसको मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना देता हूं, इसको मैं डिफेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, इसको मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाऊंगा, और उनको ट्रेन किया कि ठीक है ये काम ऐसे करते, ये काम ऐसे करते, ये काम ऐसे करते। तो बेसिकली पूरी जो गवर्नमेंट जो चला रही है वो कौन चला रही है? बीजेपी। और जो बीजेपी है वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका रोल ऑफ ऑपोजिशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इलेक्शन हार गया है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और बेसिकली दे कीप देम ऑन देयर टोस कि आप ढंग से काम करो वरना वी विल क्रिटिसाइज और वी विल क्या बोलेंगे अपन, पब्लिक ओपिनियन शेप करेंगे आपके अगेंस्ट में जाने के लिए। वो इसके अंदर नेक्स्ट है कि दे हैव द पावर टू शेप पब्लिक ओपिनियन। इसको ऐसे समझो, अब पूरे इंडिया की जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन सा नैरेटिव सेट करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि लेट सपोज आपकी अभी जब ये 2024 के इलेक्शंस थे, लोकसभा के इलेक्शंस, सो बीजेपी का एक स्लोगन था अब की बार 400 पार। ऑब्वियसली उनके 400 सीट्स क्रॉस नहीं हुई बीजेपी की। और जो आपके कांग्रेस थे, उस कांग्रेस में जो आपकी लीडरशिप है उसमें जो राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी ने ना इलेक्शंस के पहले आई थिंक 23 के अराउंड, मतलब 24 में ही और 23 के लास्ट में ना उन्होंने वो यात्रा की थी, वो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा। अब क्या होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो ऐसा कुछ यूनिक चीज करता है, एज इन की जैसे कि आडवाणी जी ने 1990s के टाइम पे जब रथ यात्रा की थी, तो इससे क्या होता है वो जिस जिस जगह पे भी जा रहे हैं ना, तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इंडिया में हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी एंड टुवर्ड पॉलिटिकल कैंडिडेट्स बिकॉज ड्यू टू पावर और बॉलीवुड या जो भी चीज़ें, बुक्स तो एक फैसिनेशन रहा है। तो व्हेन द पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स ट्राई एंड गो टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, मान लो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहां पर जाके जब वो लोगों से मिलते हैं तो लोग है ना बहुत बार केसेस में ये भूल जाते हैं कि इस पार्टी ने क्या काम किया, इस पार्टी ने क्या काम नहीं किया, और वो बिलीव करने लग जाते हैं कि भैया ये हमारे पास में है तो चलो ये अच्छा आदमी है, ये चलो अपन इसको वोट देंगे। और इसका ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि जो राहुल गांधी ने जो यात्रा की है उसका डायरेक्टली आउटकम ये जो कांग्रेस का रिजल्ट रहा, बट लेकिन हाँ बहुत हद तक ये कि जो 2019 में कांग्रेस की सीट्स थी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी कांग्रेस की सीट्स 2024 में। ऑब्वियसली वो इलेक्शंस तो हार गए, उनकी तो 150 सीट्स, मतलब 120 सीट्स भी नहीं थी कांग्रेस की, बट एटलीस्ट कांग्रेस की जो सीट्स थी वो 2019 से लेके डबल हो गई थी। अब इसमें अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो राहुल गांधी का जो यात्रा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। आई एम जस्ट स्टेटिंग कि बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर होती है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर, मीडिया के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू, अपने ही सीक्रेटिव सोसाइटीज के थ्रू या सीक्रेट प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू कि वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं किसी और पार्टीज के अंदर, तो बहुत सारी चीज होती है। या फिर स्टूडेंट विंग्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एबीवीपी एक विंग है स्टूडेंट्स का, एनएसयूआई है, जैसे एबीवीपी बीजेपी का और जो एनएसयूआई है वो कांग्रेस का है। तो ऐसे बहुत सारी तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो या इंस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो कांग्रेस की जो सीट्स है वो ऑलमोस्ट आपकी डबल हो गई है। इसका जैसे मैंने एक रीजन बताया कि ये कि मतलब एक तरीके से कि वो जो कनेक्शन बना उनका लोगों से, राहुल गांधी का जब वो इंडिया में सब जगह गए, इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। क्या बोला मैंने? एंटी इनकम्बेंसी। इनकम्बेंट मतलब होता है द पर्सन विच इज होल्डिंग द पावर। जैसे मैं बोलूंगा कि है ना इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी। अब जो ये एंटी इनकम्बेंसी मतलब ये होता है, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे लेट सपोज अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो और लेट सपोज यू आर स्टडिंग फिजिक्स।
और आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक एक ही सर पढ़ा रहे फिजिक्स के। 6th में भी उन्होंने पढ़ाया, 7th में भी उन्होंने पढ़ाया, 8th में भी उन्होंने पढ़ाया। तो आप बोलोगे बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मजा आ गया। 6th में भी मजा आ गया, 7th में मजा आ गया, 8th में मजा आ गया, 9th में भी मजा आ गया। 10th में आते आते धीरे धीरे बोर्डम क्रीप करने लग जाते हैं, बिकॉज अब आपको आदत हो गई है उस टीचर को देखने की ना, कि वो कैसे बोलते हैं, किस बात पे वो जोक मारते हैं, क्या बोलेंगे अभी, उनका क्या रिएक्शन होगा, उनको गुस्सा कैसे आता है, कैसे वो फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, वो कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, वो कैसी वॉक करते हैं। आपको ऑलमोस्ट सब कुछ उनकी चीजें के बारे में पता है। पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्लास के अंदर जो उनका बिहेवियर है आपको सारी की सारी चीजें पता है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी ऐसे वर्क करता है कि बेसिकली इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ बोर्डम, कि जो पर्सन पावर में है, बिकॉज अब उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की, और अगर मान लो काम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ढंग से काम नहीं हुआ, तो जो बाकी पूरी की पूरी पब्लिक है उसको डायरेक्टली वो स्क्रूटनाइज करेगी जो रूल कर रहा है। और बिकॉज वो स्क्रूटनाइज करेगी, अरे तो बेकार गवर्नमेंट, इसने काम नहीं किया, इसने ये नहीं किया, तो लोगों के दिमाग में कि चलो व्हाट इफ वी गिव अपॉर्चुनिटी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पार्टी बहुत सालों तक रूल करती है उनको जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है एंटी इनकम्बेंसी का, कि कई लोग हमसे बोर तो नहीं हो गए, कई लोग हमसे परेशान तो नहीं हो गए, कि लोगों को सब पता तो नहीं चल गया है, मतलब पता नहीं चल गया ऐसे कि हमारे पैटर्न्स एंड ऑल। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो दूसरी पार्टी है साइडलाइन उनकी हो जाती है, उनको लगने लग जाता है कि यस हमारे पास में चांस है जीतने का। बट फिर वो दूसरी पार्टी पे भी डिपेंड करता है कि वो पार्टी कितनी अच्छी है। अगर वो पार्टी मतलब बहुत ही बेकार है और जो ये वाली पार्टी जो रूल कर रही है ये भी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ठीक है, लोग बोल देंगे चलते रहे, चलने देना है। अगर मान लो ये पार्टी केपेबल है थोड़ी सी भी, तो बहुत बार लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है। तो इस बार 2024 में थोड़े से क्रैक्स आए हैं इलेक्शंस में, और बीजेपी की जो सीट्स है 2014 या 2019 में थी उसकी सीट्स अभी 2024 इलेक्शंस में थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, अब जो अगला लोकसभा का इलेक्शन होगा वो एक तरीके से ट्रू टेस्ट होगा एंटी इनकम्बेंसी का, कि क्या बीजेपी वाले उस पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे, कि अल्टीमेटली जो कांग्रेस है, जो भी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो उसको इन्फिल्ट्रेट करके अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट बना लेंगे। सो विल सी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। ये समझ में आया क्या बोला, कि वो पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। तो सोसाइटी क्या बोल रही है, सोसाइटी क्या सोच रही है, बहुत बार वो डिसाइड होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी बातें करते हैं। अब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिकल पार्टीज जो बोल रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्शन ले रहे हैं वो सही है वो गलत है, मतलब वी टू जज। बट पॉलिटिकल पार्टीज जो बोलती है उसको, अब वो सच है वो झूठ है, लेकिन कुछ लोग तो उसको मानेंगे ही, सिंपल सी बात है। जैसे कि आप अभी देखो रिसेंटली इशू आया था वोट चोरी का। अब वो वोट चोरी सच है या वो वोट चोरी झूठ है, जिस पार्टी ने भी क्लेम किया, जिस पार्टी के अगेंस्ट में भी क्लेम किया, मानने वाले लोग तो मानेंगे ही, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। नैरेटिव क्रिएट हो गई। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, जैसे कभी कभी पहले के टाइम पे, मतलब ना 14 से लेकर 20 के टाइम पे बातें होती थी कि ईवीएम मशीन हैक हो गई है और इलेक्शन कमीशन ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिसको मानना है वो मानेगा, बट ये जो भी बात मार्केट के अंदर आएगी, जो भी नैरेटिव क्रिएट होगा, उसमें बहुत हद तक अपन रोल माना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि इनके पास में लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं और इतनी बड़ी टीम होती है, इतना पैसा होता है, पूरी कंट्री में इनकी रीच होती है, तो ये कुछ भी नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। अब वो सच भी हो सकता है, ट्रू नैरेटिव भी हो सकता है, फॉल्स नैरेटिव भी हो सकता है। वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, कि कोई भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन है कंट्री का, मतलब जैसे लेट सपोज किसी छोटे से जगह का, सो इट इज इजी फॉर हिम टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। कनेक्शन के हिसाब से ना, क्योंकि इसको ऐसे समझो, आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके एरिया को कोई एमएलए, अब आपके लिए उस एमएलए को अप्रोच करना इज इजी, मतलब यू आर कंफर्टेबल इन अप्रोचिंग दैट पर्टिकुलर रीजन से एमएलए इन कंपैरिजन टू आपके लेट सपोज उस रीजन के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अप्रोच करना। उसका सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिस पोजीशन पे बैठा है, आइडियली उसका काम है कि उसको काम करना है पब्लिक के लिए। जो एमएलए बैठा है, आइडियली उसका काम है कि उसको पब्लिक के लिए काम करना है। इंटेंट वाली बात होती है और आउटकम वाली बात होती है। वी आर नॉट जनरलाइजिंग इट, बट अगर अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल की बात लूं, कि मान लो कि वो इंसान किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास में गया, अब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम है कि भैया वो काम करवाना है या काम नहीं करवाना है, उसकी जॉब पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसने काम कराया या उसने काम नहीं कराया, उसकी जॉब पे कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एग्जाम क्लियर करके आया, वो रहने वाला है वहां पे, मतलब वो करप्शन और रेजिग्नेशन और डेथ वो सब अलग बात है। एमएलए के पास जब आप जाओगे, उसको काम कराना, उसको काम नहीं कराना है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उससे फर्क ही पड़ेगा। उसको पता है कि अगली बार जब इलेक्शंस होंगे, जब वही 5 साल का जो टेन्योर है, जब वो खत्म होगा, जब अगली बार जब इलेक्शंस होंगे, तो मुझे इन्हीं लोगों के कारण पावर में मैं आऊंगा या इन्हीं लोगों के कारण मैं पावर में नहीं आऊंगा। तो उसके ऊपर ओनस ज्यादा है काम करवाने का। हाँ,
ये अपन आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस में जो एमपी और एमएलए वो भी काम नहीं करते, अगर वो बिल्कुल ही ऐसे करप्ट हो गए, एज इन पावर में करप्ट हो गए हो कि अरे हम तो जीतेंगे भले हम काम करें या काम ना करें, तो मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि एमएलएज और एमपीज को ये डर लगेगा कि भैया हमें काम करवा देना चाहिए। अब मैं स्पेसिफिकली डर की बात कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही काम करवाने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी है, बट मैं तो एक फियर की भी बात कर रहा हूं। इनको फिर से पावर में आने के लिए पब्लिक का काम करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल पावर में रहेगा ही भले वो पब्लिक का काम कराए, पब्लिक का काम नहीं कराए। अब ऑब्वियसली अपन ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि फिर इसके अंदर बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बट आप समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? कि दैट इज व्हाई दे फील, मतलब जो ऑर्डिनेंस है, दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट ट्रस्ट देम फुली। मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस है कि मेरे को किसी से काम करवाना है, जो नेता है मान लो, मैं भरोसा नहीं करता बट मुझे पता है कि वो मेरा काम करवा सकता है, बिकॉज मुझे पता है कि उनको इलेक्शंस में जीतने के लिए मेरी जरूरत है। तो वो सिम्बायोसिस वाला रिलेशनशिप हो गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में ऐसा नहीं है, उनको मेरी जरूरत नहीं है अपनी जॉब को करने के लिए, एमएलए और एमपीज को मेरी जरूरत है अपनी मतलब उस पोस्ट पे रहने के लिए। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। और वो आप इंडिया में देखते ही हो कि इंडिया में फ्रीक्वेंटली कितने एमपीज और एमएलए इलेक्शन हारते हैं। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा इसके अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है, बट अभी भी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट है वो भी अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसको ऐसे समझो, चलो अपन गायब कर देते हैं, अपन एक सिनेरियो लेते हैं कि है ना पॉलिटिकल पार्टीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती है बट पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली लोग जीतेंगे इलेक्शंस, वहां पे बैठेंगे लेजिस्लेचर के अंदर जाके। तो देखो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करवाए इंडिविजुअल लेवल पे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉमिस कर सकते हो, बिकॉज आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप से यूनाइटेड तरीके से वो इलेक्शंस लड़ेंगे और जीतेंगे और फिर वो पॉलिसी बनाएंगे। बट अब पॉलिटिकल पार्टी वो ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सारे के सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स है, तो मैं कैसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि कोई पॉलिसी चेंज होगी, बिकॉज 543 मेंबर्स है लोकसभा के अंदर, तो मुझे पहली बात है मेजोरिटी चाहिए होगी, और इतने सारे लोग अलग अलग ओपिनियंस, तो बहुत रेयर है कि कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन होगी। The government may be formed but its utility will remain ever uncertain। कि गवर्नमेंट तो बन जाएगी, ठीक है, सारे लोग जीत जीत के बैठ गए, बट वो गवर्नमेंट उसका यूज वो कोई ढंग के मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले ही नहीं सकती, बिकॉज रैंडम लोगों जो इतनी पूरी इंडिया में अलग अलग कॉन्फिडेंसेस आए, उनको क्लब करना, उनको ग्रुप बनाना, उनसे बात मनवाना बहुत डिफिकल्ट है। पॉलिटिकल पार्टी में जैसा अपन ने पहले पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप अगर बोल देती है कि वोट करना है मतलब करना है और नहीं करना मतलब नहीं करना। So elected representatives will be accountable to their constituency। अब जो भी इंडिविजुअल लेवल पे जीत के है वो सिर्फ और सिर्फ आंसरेबल या अकाउंटेबल होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल बी एबल टू रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। अभी एटलीस्ट जब वो पाकिस्तान को लेके जो क्राइसिस हुआ, चाइना को लेके जब पहले हुआ था, या कुछ भी रशिया यूक्रेन या ट्रंप ने वो सैंक्शंस लगा दिए, एटलीस्ट इंडिया में गवर्नमेंट के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है जिसका नाम है बीजेपी, या पहले जब कांग्रेस थी, तो वो रिस्पॉन्स तो कर सकती है इंडिया को एज अ यूनानिमस मान के कि चलो ठीक है भैया हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। जब 543 मेंबर्स होंगे और सब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लॉयल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे, तो इंडिया एज अ पूरा यूनिसम होके कैसे आप इसको कोई आंसर वांसर दे सकते हो, या अगर आपने आंसर दे भी दिया चलो पार्लियामेंट के अंदर, तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? आप 543 में से हाफ मेंबर्स, एटलीस्ट हाफ मेंबर्स को कैसे कन्विंस करने वाले हो? सो पॉलिटिकल पार्टीज का रिक्वायरमेंट इसलिए कि वो एक ग्रुप होता है और ग्रुप में डिसीजन मेकिंग बन जाती है, बिकॉज उस ग्रुप को अपने पार्टी लीडरशिप की बात माननी पड़ती है। और इसका एक और एग्जाम्पल है जो उसमें दे रखा है कि चलो ठीक है, इंडिया में जो पंचायत थे, यहाँ पर तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस ये तो पंचायत में होती है, उसमें भी ऐसा होता है कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेस्ट नहीं करती है फॉर्मली, फिर भी ऐसा देखा गया है कि विलेज के जो मेंबर्स है वो खुद ही अपने आपस में स्प्लिट हो जाते एक से ज्यादा फैक्शन में और अपने पैनल बना लेते अपने कैंडिडेट्स के। यही तो एग्जैक्टली चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी ए आइडियोलॉजी है, एक बी पॉलिटिकल पार्टी उसकी बी आइडियोलॉजी है, दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स लिए और बस अब दोनों लड़ रहे हैं कि कौन जीतेगा।
तो सोचो जिस जगह पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हो रहे जिसमें एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, वहां पर भी बिना उनके पार्टिसिपेशन के ही कैंडिडेट्स को एक तरीके से फैक्शंस बना के डिवाइड कर देते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स है वो ये काम करेगा, ये ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स है वो काम करेगा। तो मतलब देखो, जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो भी दिक्कत है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली भी नहीं है वहां पर भी एक तरीके से वो फैक्शंस बन जाते हैं, वही जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। इसीलिए दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, भले वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या नया है या पुराना है, ये बड़ा है या छोटा है, सिंपल सी बात है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का इतना हाइप और इतनी नेसेसिटी और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ड्यू टू द राइज ऑफ, मतलब ऐसा क्यों हुआ? द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इतना ज्यादा राइज क्यों हुआ? क्योंकि जब से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि बहुत बड़ा कंट्री जिसके अंदर मान लो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्सिटी है, वो एक जगह बैठ के सारे डिसीजंस नहीं ले सकता, ना वो केपेबल है और ना सबके डिजायर है। तो वो अपने डिसीजंस लेने के लिए अपने रैंडम ओपिनियंस और अपने वॉइसेस को केटर करने के लिए, काम करवाने के लिए बंच ऑफ लोगों को इलेक्ट करता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, और इन टर्न वो फिर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके या गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। ये जो वो जिसको इलेक्ट कर रहे हैं वही आपकी पॉलिटिकल पार्टी से। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर बिकॉज इतने सारे लोग हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है, इतनी सिचुएशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि आप सारे के सारे ओपिनियंस रैंडम तरीके से नहीं भेज सकते ना। तो आपको एक बंच ऑफ पीपल चाहिए। वो बंच ऑफ पीपल का काम है कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, उनको रिस्ट्रेन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। पॉलिटिकल पार्टी ही वो ग्रुप है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करेंगे, गवर्नमेंट की बात मनवाएंगे, गवर्नमेंट तक आपके ओपिनियंस रखेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, जो कि रैंडम सारे के सारे लोग नहीं कर सकते। आप इंडिया की पॉपुलेशन ही देख लो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती और सारे के सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, तो सोचो कितनी जगह की कितनी प्रॉब्लम्स है, आप अपनी ऊपर तक बात कैसे पहुंचाओगे? अगर आपने बात पहुंचा दी तो वो सॉल्व कौन करेगा? बिकॉज डिपेंड करता है ना कौन सी प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा ओपिनियंस ऊपर जाएंगे, जितने ज्यादा ओपिनियंस ऊपर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कि भैया आपकी बात मानी जाएगी। अब बात होती है, चलो ठीक है, फंक्शंस अपन ने पढ़ लिए, नेसेसिटी भी पढ़ ली कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होनी चाहिए। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए ये कैसे पता लगेगा कि एक पार्टी बनाओ या दो पार्टी सिस्टम बनाओ या मल्टी पार्टी सिस्टम बनाओ? तो अभी अपन नेक्स्ट वो देखते हैं कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। इसको ऐसे समझो, ऑलमोस्ट सारे कंट्री के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में 750 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टीज है इलेक्शन कमीशन के साथ में, लेकिन ये सारी की सारी पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स नहीं इलेक्शन जीतने की। इनमें से कुछ हैंडफुल ही पार्टीज है जिन जो इफेक्टिव है कि भैया वो इलेक्शंस में ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे और वो इलेक्शंस जीतेंगे और वो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अगर मैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज को मिला के भी बोल दूं तो भी इसकी आधी पार्टीज भी नहीं होगी जो सीरियस कंटेंडर्स है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अब बात आती है तो कितने कितने टाइप की पार्टीज हो सकती है, कितने कंट्रीज के अंदर कैसी पार्टी होती है? तो उसको ऐसे समझो, पार्टी सिस्टम होते हैं, वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अब वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। मतलब एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर एक ही पार्टी है, वही कंट्रोल कर रही है और वही फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट बना रही है। तो ये एग्जांपल है बहुत ही प्यारा, हमारे पड़ोस में कंट्री जिसका नाम है चाइना, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर सीसीपी और सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ती है, वही जीतती है और वही यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। बट लीगली अगर अपन बात करें तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर। अब इसका मतलब यह है कि सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है, वो यहाँ पर इलेक्शन जीतती है, बाकी सारी पार्टीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, उनको अलाउ है, बट उनका फिर फ्री पार्टिसिपेशन नहीं है, उसमें फिर एक्स्ट्रा चीजें इन्वॉल्व होती है अगर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम क्या बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज है वो केपेबल है और लेवल प्लेइंग फील्ड है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। 9th क्लास में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि सीपीसी के अलावा 8 आपकी अलाइड पार्टीज है, वो 8 अलाइड पार्टीज है वो सीपीसी के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ती है। तो वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या हो गया कि होगी भली बहुत सारी पार्टीज, लेकिन हमेशा पावर, कंट्रोल और गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा। नेक्स्ट है, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज।
इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री में दो ही पार्टी है, उस कंट्री में और भी पार्टीज हो सकती है, लेकिन नेशनल रजिस्टर में मुश्किल से मुश्किल आप मान लो 1 या 2 सीट्स या मैक्स 10 सीट्स वो जीतती होगी। तो मतलब एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारी पार्टीज है, बट जो पावर है वो शिफ्ट होती रहती है दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही। और भी पार्टीज एग्जिस्ट करती है लेकिन उनको ज्यादा सीट्स नहीं मिलती है। इसका सबसे प्राइम जो एग्जांपल है वो आपका 2 कंट्रीज दे रखे हैं। एक है यूनाइटेड नेशंस, जहां पर जो 2 पार्टी आपकी ये क्या नाम है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, और एक है यूनाइटेड किंगडम जिसकी एक पार्टी लेबर पार्टी और एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी। इस वाले इलेक्शन सिस्टम मतलब इस वाले पार्टी सिस्टम को बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी पार्टी सिस्टम। Several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power। या तो अपने दम पे या फिर अलायंस बना के किसी और के साथ में, उसको अपन बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये अलग है 2 पार्टी से। 2 पार्टी में क्या था कि बहुत सारी पार्टीज है लेकिन जीतती हमेशा वो 2 ही पार्टीज है। मल्टी पार्टी के अंदर क्या है कि पार्टीज बहुत सारी है लेकिन 2 से ज्यादा पार्टीज की प्रोबेबिलिटी कि वो इलेक्शंस जीत सकते, या तो अपने दम पर ही वो सीट्स क्रॉस कर ले, जैसे लोकसभा में 543 है तो आपको 272 सीट्स क्रॉस करनी है, और या तो अपने दम पर क्रॉस कर ले या फिर छोटी मोटी पार्टीज के साथ में अलायंस बना के वो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। एग्जांपल है इसका प्राइम इंडिया। इस सिस्टम के अंदर द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। जैसे इस टाइम पे अभी जो 2024 से अभी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वो एनडीए की गवर्नमेंट है। एनडीए क्या है? एनडीए इज द नेम ऑफ अलायंस ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी ने ग्रुप ऑफ पार्टीज के साथ में मिलकर एक अलायंस बना रखा है, उस अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एक तरीके से भी एनडीए की गवर्नमेंट है, बिकॉज बीजेपी की मेजोरिटी क्रॉस नहीं हुई थी इस बार कंप्लीटली, तो उनको अलायंस बना के रूल करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे 2004 से 2014 की बात करें तो 2004 से 2014 में भी आपके जो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आइडली, तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, वो यूपीए की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे कांग्रेस का अलायंस का नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस की थी, तो वी कैन से कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बट आइडियली इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे अभी भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट इट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट। So when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called alliance or front। तो इलेक्शन से पहले जब मल्टीपल पार्टी से ग्रुप बनाते हैं कि अपन साथ में इलेक्शन लड़ते हैं और जीतेंगे तो अपन गवर्नमेंट बनाएंगे, जो वो ग्रुप बनाते हैं ना, उस ग्रुप को बोलते हैं अपन अलायंस या फ्रंट। जब वो इलेक्शन जीत जाता है और जब ये सारे मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, उस गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं? कोलिशन। समझ में आए? तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल ऑब्वियसली आउटडेटेड है क्योंकि अब तो नाम भी चेंज हो गया, बट लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। जैसे 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रखी है। 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 3 आपके मेजर अलायंस थे। एक अलायंस था एनडीए, अभी भी अलायंस है फिलहाल, ये अलायंस था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। एक अलायंस था यूपीए, अब मैं बोल रहा हूँ था बिकॉज ये 2019 तक ही था। 2019 के बाद में कांग्रेस ने अपना अलायंस चेंज कर दिया। अब उसका नाम आपने सुना होगा, इंडी अलायंस है वो, तो उसका जो एक्रोनिम है वो है आपका इंडिया। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो अभी कांग्रेस का है, और एक और अलायंस है जिसका नाम है लेफ्ट फ्रंट, फ्रंट बोल लो या लेफ्ट विंग बोल लो। ये जो अलायंस है ये एक पॉलिटिकल पार्टी का है जिसका नाम है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और M मतलब इसके अंदर आपका मार्क्सिस्ट। तो ये 3 में उस टाइम पे अलायंस थे। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है कि लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज करने का रीजन ऑब्वियसली है कि इट ऑफन अफियर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि तुम सोचो ना, एक पार्टी जिसकी मेजोरिटी है, पीएम आराम से रूल कर रहे अपनी मर्जी से, जो भी उनकी आइडियोलॉजी, अच्छा काम बुरा काम, जो एटलीस्ट वो कर रहे, पावर उनके पास में। कोलिशन के अंदर द गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सीट्स है बट उसकी मेजॉरिटी क्रॉस नहीं हुई, तो उसको मजबूरी में बाकी पार्टीज को भी अपने टीम में लाना पड़ा। तो वो अब डिसीजन लेने के लिए इतनी उसके पास में डिस्क्रिप्शन पावर्स नहीं है। अब उसको मजबूरी में बाकी अलायंस के ग्रुप से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना फिर ये होता है कि वो धमकी देते हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपका सपोर्ट हटा लेंगे। फिर वो बोलते जो गवर्नमेंट गिर गई है फिर डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से री इलेक्शन होंगे या फिर कोई किसी और को पीएम बनाया जाएगा। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो पीएम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है और इंस्टेबिलिटी ज़्यादा वहाँ पर होती है। एक अपने दम पर जो पावर में आया है, मतलब एक जैसे कि लेट्स सपोज 2014 में और 2019 में जो बीजेपी जीती थी इलेक्शंस, वो दोनों ही टर्म्स में 272 अपने दम पे क्रॉस कर ली थी। तो उस टाइम पे बोलने के लिए वी कैन से कि मोदी जी की उस टाइम पे पावर ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू अभी, बिकॉज अभी उनके पास में सीट्स 2014 और 2019 के हिसाब से थोड़ी सी कम है। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो पीएम है वो थोड़ा सा बाउंड हो जाता है कि बाकी सारी पार्टीज को साथ में लेके चलना है जो उसके साथ में अलायंस के अंदर है।
बिना अलायंस के जो गवर्नमेंट बनाता है उसके अंदर बिल्कुल वो एक तरीके से क्या बोलेंगे अपन, हरफन मौला है, पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू जो उसकी आइडियोलॉजी है। सो ये प्रॉब्लम ये कि इट्स अपीयर्स मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बट इसका फायदा भी है इस गवर्नमेंट में। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस कोलिशन गवर्नमेंट के कारण आपका फेडरलिज्म बढ़ा है। फेडरलिज्म क्या बढ़ा है, आपको याद है अपने फेडरलिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 1990s में रीजनल पार्टीज बढ़ गई थी, तो रीजनल पार्टीज बढ़ गई थी तो अब सेंटर वाली जो पार्टीज थी, बड़ी बड़ी पार्टीज, उनको इलेक्शंस अपने दम पे वो नहीं जीत पाती थी, तो उनको मजबूरी में अब रीजनल पार्टीज के साथ में मिलकर अलायंसेस बनाने पड़े और उनको फिर मजबूरी में कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो बिकॉज अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी है तो उनको स्टेट पार्टीज की बात और उनकी डिमांड माननी पड़ेगी। तो जितना, और जब स्टेट पार्टीज आती है जैसे लेट्स सपोज तमिलनाडु की, केरला की या अरुणाचल की और नागालैंड की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स यूनिक है वहाँ को लेके, जो हो सकता है कि दिल्ली के लोग या यूपी के लोग या राजस्थान वाले लोग नहीं समझेंगे, बट एटलीस्ट वो कोई अरुणाचल का या मिजोरम का या नागालैंड का और यहाँ का किसी का मेंबर अगर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी इन कंपैरिजन टू कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी नहीं। तो उसका नुकसान भी है बट इसका फायदा भी है। अब बात आती है कि कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा वाला ये पार्टी सिस्टम होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तब इसमें एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। तो इसमें तो इस लाइन के अकॉर्डिंग व्हाट एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू से इज कि आपकी कंट्री के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम होगा ये आप चूज नहीं करते। तो फिर बात आती है जब आप चूज नहीं करते तो कौन चूज करता है, ये चूज करता है उस कंट्री की हिस्ट्री। ये एक इवोल्यूशन वाला प्रोसेस है ना, मतलब वो कंट्री इवॉल्व कैसे हुआ है, एज इन कि उस कंट्री में कितने सोशल डिविजन्स है, कितने आपके डिफरेंसेस हैं, कितने रीजनल डिविजन्स है, कितने रिलीजियस डिविजन्स है, और वो कंट्री कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो कंट्री इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो बहुत सरकमस्टेंसेस कैसा है। और कुछ कुछ केसेस में ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो एक तरीके से होमोजिनस है या आपकी जो डाइवर्सिटी है हेटेरोजिनस है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जैसे लेट्स सपोज अपन चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर अपन अभी बात करें ये यूके की, तो यूके के अंदर जो एथनिक ग्रुप्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बिकॉज यूके के अंदर एथनिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर अपन मान सकते हैं कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जो ओपिनियंस है वो दो ग्रुप के अंदर अपन मान सकते हैं, तो दो पार्टी काफ़ी है। ये पार्टी एक बात बोल रही है, ये पार्टी अलग बात बोल रही है। इंडिया के अंदर इमेजिन करो कि अगर सिर्फ दो ही पार्टी होती या चलो तीन पार्टी होती, तो भी इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा रीजन्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी चीज़ें, इतना कल्चरल डिफरेंस है कि वो तीन पार्टीज भी इंडिया के सारे रीजन्स को कवर नहीं कर सकती, उनकी पॉलिसीज, उनकी आइडियोलॉजी उनको केटर नहीं कर सकती। इसलिए इंडिया जैसे कंट्री के अंदर इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली हुआ है वो कि बिकॉज इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम एक तरीके से बनाया। वरना अगर इंडिया को अपन वन पार्टी सिस्टम कर लेते तो पता नहीं क्या होता। अगर अपन टू पार्टी सिस्टम कर लेते तो इंडिया में सारे के सारे लोगों की डिमांड्स केटर नहीं होती और फिर प्रोबेबिलिटी होती कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिकॉज अब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो एटलीस्ट देयर इज अ चांस कि सारे के सारे लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिकॉज इंडिया में स्टेट पार्टीज भी बहुत सारी है, इंडिया में नेशनल पार्टीज भी है। तो अगर आप नेशनल पार्टी बनने मतलब लायक नहीं हो भी तो फिलहाल तो आप स्टेट पार्टी बना सकते हो। फिर पार्टीज भी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसा मैंने बताया कि 750 पार्टीज है जो रजिस्टर्ड है। अभी रजिस्टर्ड है लेकिन मैंने भी क्या बताया कि हैंडफुल है जो जीतते, बट ये जो बाकी लोग हैं जो कभी जीतते नहीं है, अगर ये ढंग से काम करेंगे तो फ्यूचर में जाके प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना इनके जीतने की। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी कंट्री के अंदर क्या होगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप फिक्स नहीं कर सकते कि ठीक है इस कंट्री के लिए तो ये बढ़िया है, इस कंट्री के लिए ये बढ़िया है। तो इसलिए एनसीईआरटी में लास्ट में इसमें लाइन लिखी है, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि ठीक है वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है, अब उस वन पार्टी सिस्टम को हर एक कंट्री में डाल दो। अरे हो सकता है वन पार्टी सिस्टम बेस्ट हो बट वो स्पेसिफिक होगा किसी कंट्री के लिए, सब कंट्री पे नहीं। अपन बोलेंगे कि टू पार्टी सिस्टम, तो चलो टू पार्टी सिस्टम बेस्ट है, हर एक कंट्री में कर दो। अगेन वही वाली बात है, टू पार्टी सिस्टम किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बेस्ट हो सकता है बट सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर अपन इंपोज नहीं कर सकते टू पार्टी सिस्टम। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी, तो मल्टी पार्टी और जो आपका टू पार्टी सिस्टम उसको लेके कोई नेगेटिव इतना ज्यादा दे नहीं रखा है। हाँ, वन पार्टी तो वो तो ऑब्वियसली लग रहा है कि अगर आप वन पार्टी सिस्टम रख रहे हो दैट मीन्स आपने डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को कुछ बोलने की परमिशन ही नहीं दे रखी। और ये थोड़ी ना हो सकता कि एक कंट्री के अंदर लोग हैं उन सारा के सारा का ओपिनियन बिल्कुल ही सेम है। तो वन पार्टी इज लीस्ट फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ, अगर अपन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें, वन पार्टी सिस्टम तो मतलब एक तरीके से आप क्या बोलेंगे अपन, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ही टाइप बन गई है। हाँ,
टू पार्टी के अंदर अपन मानते हैं कि बहुत सारी पार्टीज है, पावर इधर उधर जाती है, और मल्टी पार्टी तो प्राइम एग्जांपल है। तो ये अपने आपके 3 टाइप के पार्टी सिस्टम थे। नेक्स्ट अभी अपन इसके अंदर देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनमें जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे होता है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद नहीं करता है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज पे ट्रस्ट करते हैं, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज पे ट्रस्ट नहीं करते हैं।